हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू सीआरएम आईएएस। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं वेदिका एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है इंडिया यूके एफटीए। इंडिया यूके के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये आया था 25 जुलाई के पेपर में और इस डेट के पेपर में बेसिकली इसी के बारे में चर्चा करी गई है और दो तीन छोटे न्यूज़ हैं जिसको हम आगे 26 वाली वीडियो में कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो में हमारा फोकस रहने वाला है इस पे जो इंडिया और यूके के बीच में एफटीए साइन किया गया है उसको डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो हमारा स्ट्रक्चर रहने वाला है वो कैसा होगा, तो पहले हम देखेंगे कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में इसके, फिर देखेंगे थोड़ा ब्रॉडर एस्पेक्ट कि इससे इंडिया को फ़ायदा क्या है, इंडिया के जियोपॉलिटिकल अप्रोच में इसका क्या इंपॉर्टेंस रहने वाला है और करंट सिनेरियो में ये इम्पोर्टेंट क्यों है। थर्ड देखेंगे इट्स इम्पैक्ट ऑन रिलेशंस विद कंट्रीज लाइक चाइना एंड यूएसए। ठीक है। फिर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को देखेंगे और ओवरऑल इससे क्या होगा, हमारा यूके इंडिया के बारे में हम जानेंगे कैसा रिश्ता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेसिक फीचर्स से शुरू कर रहे हैं। यहाँ देखिए ये जो एफटीए साइन किया गया है इसका ऑफिशियल नेम क्या है, CETA, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट। ठीक है। अब देखते हैं इसके कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में। देखिए पहला देखेंगे साइन कब किया गया है। ये 24 जुलाई को साइन कब किया गया है, 24 जुलाई को। सिग्नेटरीज कौन है, मतलब एक्चुअली किन्होंने साइन किया है, तो पीयूष गोयल जी हो गए, ये मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है भारत की तरफ से। यूके की तरफ से हैं जोनाथन रेनॉल्ड्स। ठीक है। इसमें सब्जेक्ट्स तो और भी बहुत सारे हैं बट जो इम्पॉर्टेंट है, जो कंपेरेटिवली इम्पॉर्टेंट है वो है गुड्स ट्रेड, सर्विसेज ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, रूल्स ऑफ ऑरिजिन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ई कॉमर्स एंड डिजिटल ट्रेड, सस्टेनेबिलिटी, लेबर स्टैंडर्ड्स, पब्लिक प्रोक्योरमेंट, वेवर ऑफ मैंडेटरी री इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। आखिरी है कस्टम प्रोसीजर एंड इनोवेशन कोलैबोरेशन। तो इसको हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। चलिए तो हम इसमें देखेंगे क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन। इसका मतलब है कि जो भी 8-10 जो इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट्स हैं हमारे जो मेंस के लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं उनको देखेंगे हम, उनके इम्प्लीकेशंस को समझते हैं। देखिए पहला क्या कहता है, जॉइंट गोल ऑफ टू कंट्रीज, जॉइंट गोल ऑफ टू कंट्रीज इज टू डबल द बायलैटरल ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज बाय 2030। इसमें कह रहा है कि दोनों देशों का जॉइंट गोल क्या है कि 2030 तक जो बायलैटरल मतलब कि दोनों देश के बीच में जो ट्रेड हो रहा है बोथ गुड्स में सर्विसेज में भी, उसको डबल कर लेना है। तो अभी प्रेजेंट में कितना है, $56 बिलियन इसकी वैल्यू है, जिसको हमें 2030 तक क्या करना है, डबल करना है। ठीक है। इट रिफ्लेक्ट्स लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक विजन। इसका मतलब है कि ये सिंपल स्टेटमेंट है, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक विजन को दर्शाता है। ठीक है कि हमारा एम क्या है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट पोस्ट ब्रेग्जिट। ये यूके के संदर्भ में कह रहा है कि यूके ने जब EU को छोड़ा था, तो जब यूके जो था EU का मेंबर था, तो जो भी डील साइन हो रहे हैं वो EU से होते थे। ठीक है। तो बीइंग अ मेंबर ऑफ EU, यूके भी उसमें ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाता था, बट अब तो वो इसका मेंबर नहीं है। तो यूके क्या कर रहा है, अपने एलाइज को ढूंढ रहा है, पार्टनर कंट्रीज को ढूंढ रहा है जिससे वो स्पेशल ट्रीटी साइन कर सके। ठीक है। अब देखिए यहाँ कहता है कि हम ये जो है ये डबल करना कैसे करेंगे, तो बाय इनहेंसिंग मतलब इंक्रीजिंग मार्केट एक्सेस। ठीक है। बोथ कंट्रीज में जैसे इंडिया का मार्केट है उसको यूके के लिए हम इजीली अवेलेबल कराएंगे, जो यहाँ का मार्केट है उसको इंडिया के लिए हम इजीली अवेलेबल कराएंगे। ठीक है। सेकंड कहता है रिड्यूसिंग टैरिफ, सिंपल है टैरिफ को घटा करके। थर्ड है इकोनॉमिक सिनर्जी को हम प्रमोट करेंगे। ठीक है। मतलब हमारा ऐसा रहेगा कि सिनर्जी मतलब क्या है, जैसे कि हम एक कॉमन पॉइंट पे आएंगे जिससे दोनों कंट्रीज की डेवलपमेंट हो सके। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि इंक्रीज बायलैटरल ट्रेड। दूसरा हमारा जो इसमें गोल है, एक सेकंड, तो दूसरा देखिए हमारा गोल क्या कहता है, इंक्रीज बायलैटरल ट्रेड। ठीक है, बिटवीन टू कंट्रीज बाय नियरली 39% इन लॉन्ग रन। तो लंबे समय के लिए कितना कह रहा है, बाय 39% में क्या करना है, जो ट्रेड है उसको बढ़ाना है। ठीक है। अब इसमें देखिए एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, दिस इज इक्विवेलेंट टू
$34.5 billion per year when compared to 2040 projected levels of trade in the absence of agreement। ठीक है, इसको समझते हैं। इसमें सबसे पहले क्या बोला कि हमारा टारगेट क्या है। टारगेट ये हमारा कि लॉन्ग रन में हमें क्या करना है, इंडिया और यूके के बीच का जो ट्रेड है उसको नियरली 39% से बढ़ाना है। ठीक है, तो अब उसका एक मोटा मोटा एस्टिमेट दे रहा है कि अगर ये एग्रीमेंट नहीं होता है ना, अगर हम बिना एफटीए के ट्रेड में आगे, ट्रेड तो हम कर ही रहे हैं ना, तो बिना एफटीए के अगर हम आगे बढ़ते तो 2040 में जो ट्रेड का वैल्यू होता, ठीक है, वो एफटीए के आने के बाद $34.5 बिलियन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो एफटीए के आने के बाद हमने एफटीए साइन किया, इसके लिए हमें कितना हमारा ट्रेड बढ़ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली $34.5 बिलियन। ठीक है, ये इतना हमारा अप्रोक्सीमेटली ट्रेड हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, ये क्या दर्शाता है, ये कुछ टर्म्स हैं एग्जाम के लिए, आप इसको एज इट इज लिख सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेट्स क्वान्टिफाइबल इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। क्वान्टिफाइबल इकोनॉमिक डिप्लोमेसी मतलब है कि किस तरह अपने ट्रेड को हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखिए थर्ड पॉइंट क्या है इसमें। थर्ड पॉइंट कहता है इंडिया यूके डील अनलॉक्स टैरिफ फ्री एक्सेस ऑन 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स टू द यूके कवरिंग नियरली 100% ऑफ ट्रेड वैल्यू। इसमें कह रहा है, इसका मतलब है कि भारत जो भी यूके को एक्सपोर्ट करता है, ठीक है ना, भारत के द्वारा जो यूके को गुड्स भेजे जाते हैं उन गुड्स में से 99% जो गुड्स हैं उन पे ड्यूटी नहीं लगेगी, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। ठीक है, इसका देखते हैं कि इफेक्ट क्या होगा। पहला कहता है, फर्स्ट देखिए इम्प्लीकेशन क्या होगा इसका, पोटेंशियल टू बूस्ट एफडीआई इनटू इंडिया। पोटेंशियल टू बूस्ट एफडीआई टू इंडिया का मतलब है कि इस क्लॉज के कारण भारत में एफडीआई ज़्यादा आएगा। कैसे आएगा देखते हैं, यहाँ देखिए इस क्लॉज में देखिए एक नॉर्म बताया गया है, एक नॉर्म ऐड किया गया है, लोकल सोर्सिंग, इसको ऐड किया गया है। ठीक है, हाँ, इसका मतलब क्या है, कि इसी क्लॉज में देखिए ये भी कहा गया है कि बाय इंक्लूडिंग अ सेपरेट चैप्टर ऑन रूल्स ऑफ ऑरिजिन, इसमें कहता है ये जो रूल्स ऑफ ऑरिजिन है वो कहता है टू क्वालिफाई फॉर द डिक्रीज्ड टैरिफ। आप डिक्रीज टैरिफ के लिए तभी क्वालिफाई करोगे अगर आप प्रोडक्ट, मतलब हम इंडिया के परस्पेक्टिव से देख रहे हैं, अगर अ प्रोडक्ट मस्ट आइदर बी होलली ऑब्टेन्ड और सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म्ड थ्रू प्रोसेसिंग इन इंडिया। इसमें कहता है कि जो भी रिड्यूस टैरिफ्स है ना, आप उसको तभी अवेल कर सकते हो जब आप जो भी आप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो वो इंडिया में या तो बने हो, नहीं तो सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म किए गए, उनको प्रोसेस किया गया हो। ठीक है, तो यही कहता है इससे क्या होगा, यहाँ देखिए इससे क्या होगा कि कंट्रीज लुकिंग टू एक्सपोर्ट टू यूके, जो अदर कंट्रीज हैं सपोज करिए उनको कुछ यूके को एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, विल हैव टू सेट अप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन इंडिया। उनको भारत में अपना एक हब बनाना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग फ्रॉम कंट्रीज लाइक चाइना। इसमें कह रहा है कि अब जो दूसरी कंट्रीज है वो ऐसा नहीं कर सकती हैं कि दूसरे के देशों से लाइक चाइना से कुछ सामान इंपोर्ट करके भारत आए, वहाँ से यूके को एक्सपोर्ट कर दिया। नहीं, अगर आपको टैरिफ की छूट लेनी है, टैरिफ में कमी चाहिए, तो वैसे गुड्स को आप एक्सपोर्ट करो यूके जो या तो भारत में कम्प्लीटली बनाए गए हो, नहीं तो उनको ट्रांसफॉर्म किया गया हो, मतलब प्रोसेस किया गया हो। ठीक है, तो इसमें इसका ये इम्प्लीकेशन था। आगे देखते हैं, एक सेकेंड यहाँ देखिए, इसमें एक और चीज़ है, यहाँ कहता है, ये देखिए एक टर्म दिया गया है लेबर इंटेंसिव सेक्टर। ये कहता है कि जिस सेक्टर में ये क्लॉज लगाया गया है ना, जो इंडस्ट्रीज हैं वो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि लेबर इंटेंसिव है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स है ना, एग्रीकल्चर, सॉरी नॉट एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, और आगे देखेंगे हम डिफरेंट, तो वो ऐसी इंडस्ट्रीज है जो कि लेबर इंटेंसिव है, जिससे कि हमारी एम्प्लॉयमेंट को भी एक सिक्योरिटी मिलेगी, है ना, मतलब कोई आके उस पर उनको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है, एक देखिए ये नेगेटिव एक एग्रीमेंट का एक एस्पेक्ट है। देखिए कहता है कंज्यूमर्स इन इंडिया आर एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट फ्रॉम इम्प्रूव्ड एक्सेस टू वेराइटी ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट्स। अच्छी बात है, ठीक है, मिलेगा हमें एक्सेस वेराइटी ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट्स। उसमें जो है जो इस पर इंपॉर्टेंस दिया गया है, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गया, ठीक है, तो बाकी चीज़ें तो कार्स वगैरह ठीक है, मेडिकल डिवाइस वगैरह ओके, ठीक है,
बट यहाँ हम जो डिस्कस करेंगे वो ये है, ये जो कहता है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स, इसमें अदर भी चीज़ें इंक्लूड करी गई है जो कि जंक फूड कैटेगरी में आती है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि ये जो फूड्स होते हैं वो हाई इन फैट, सॉल्ट, शुगर होते हैं जो कि हेल्थ के लिए सही नहीं है। और इंडिया में क्या है, एक तो हमको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, है ना, एंट्री ऑफ चीपर जंक फूड इजीली भारत में आएगा बाहर से। सेकंड चीज दिक्कत क्या है कि इंडिया लैक्स स्ट्रिक्ट रूल्स विद रिस्पेक्ट टू जंक फूड एडवर्टीजमेंट एंड कैटेगराइजेशन। कहता है कि जंक फूड को डिफरेंट, जैसे कि कोई सॉल्ट, सपोज करिए कि सॉल्ट का लेवल है तो किसमें कितना ज़्यादा है, एक कैटेगरी होनी चाहिए, ठीक है। तो उस चीज़ में इंडिया लैक करता है। प्लस एक स्ट्रिक्ट रूल नहीं है इनको एडवर्टाइज करने के लिए, इनको रेगुलेट करने के लिए। तो दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, ये पब्लिक हेल्थ चैलेंज क्रिएट कर सकता है। कैसे, तो एंट्री ऑफ चीपर जंक फूड, भारत में इस एग्रीमेंट के थ्रू जो जंक फूड्स हैं वो और सस्ते दामों में इजीली आ जाएंगे बाहर से, ठीक है। वो हाई इन फैट, सॉल्ट, शुगर होते हैं, ठीक है। और भारत में इनको रेगुलेट करने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, जिससे कि एक पब्लिक हेल्थ चैलेंज इंडिया पे पोज कर सकता है, ठीक है। फिफ्थ देखते हैं, देखिए इसमें कह रहा है 45% ऑफ इंडियाज मर्केंटाइज एक्सपोर्ट टू यूके विल नॉट अट्रैक्ट एनी ड्यूटी गिविंग अ बूस्ट टू लेबर इंटेंसिव सेक्टर। देखिए वहां पे बोला गया था ना, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 45% ऑफ इंडियाज मर्केंटाइज एक्सपोर्ट विल नॉट अट्रैक्ट एनी ड्यूटी गिविंग बूस्ट टू लेबर इंटेंसिव सेक्टर। इसमें कहता है कि इंडियन गुड्स विल बी मोर प्राइस कॉम्पिटिटिव इन यूके मार्केट। कैसे, देखिए 45% ऑफ इंडियाज मर्केंटाइज एक्सपोर्ट टू यूके विल नॉट अट्रैक्ट एनी ड्यूटी, कोई भी टैक्स लगना नहीं उन पे, सस्ता हो जाएगा, इसलिए इंडियन गुड्स क्या हो जाएंगे बाहर में कम दामों में। मतलब इसको हम इकोनॉमिक्स के टर्म में कहते हैं कॉम्पिटिटिव हो जाना, ठीक है, कॉम्पिटिटिव हो जाना। इसमें किस किस सेक्टर्स को फायदा होगा, तो देखिए इसमें एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। टेक्सटाइल सेक्टर है, ठीक है, फूड एग्रो सेक्टर है, अपैरल सेक्टर है, जेम्स ज्वेलरी सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, ये सभी लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, ठीक है। तो मोर एम्प्लॉयमेंट विल बी जनरेटेड, है ना। इसमें इसका मतलब है कैसे जनरेट, देखिए इसमें कहता है कि इनको सस्ता कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो डिमांड बढ़ेगी, इससे लोगों का डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी इंक्रीज करना होगा, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हमारा ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सिक्स्थ क्या कहता है, देखिए सिक्स्थ, एक सेकेंड, हाँ सिक्स्थ कहता है इंडिया हैज एक्सक्लूडेड सेवरल हाई सेंसिटिविटी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम एनी टैरिफ कंसेशंस। इसमें कहता है कि ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसको भारत ने टैरिफ कंसेशन देने से मना कर दिया है, जो कि बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करते हैं। जैसे कि एग्जांपल दे रहा है, एप्पल्स है, वॉलनट्स है, वे, मॉडिफाइड वे, ब्लू वेन चीज़, ये नाम याद नहीं रखना है। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, इसका मतलब होगा कि यहाँ पे इंडिया के इंटरेस्ट को, इंडिया के जो वेंडर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है, ठीक है। इंडिया के जो वेंडर्स हैं, इंडिया के जो फार्मर्स हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करी जा रही है, जॉब सिक्योरिटी को बचाने की बात करी जा रही है। और क्या कहता है, इंपोर्ट सर्च, अगर इनमें भी टैरिफ कंसेशन दे दिया जाएगा, ठीक है, तो बाहर से ज़्यादा मात्रा में सामान आने लगेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इंपोर्ट सर्च हो जाएगा, ठीक है। एक फिर होगा क्या कि जो यहाँ का भी जो डोमेस्टिकली जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको भी कम्पीट करने के लिए उन सामानों से अपना प्राइस घटाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि हमारे लोकल वेंडर्स के लिए, लोकल फार्मर्स के लिए सही नहीं है। ओके, इसलिए इंडिया ने क्या किया, एक्सक्लूड कर दिया है, हटा दिया है हाई सेंसिटिविटी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम एनी टैरिफ कंसेशन, ठीक है। अगला देखते हैं, देखिए नेक्स्ट कहता है नो कैप्स, है ना, कोई लिमिट नहीं, नो कैप्स ऑन मेंबर ऑफ यूके सर्विस प्रोवाइडर्स ऑल्दो इंडिया मेंटेन सम रेगुलेटरी गिव आउट्स। इसका देखिए मतलब समझते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फर्स्ट देखिए नो फिक्स्ड अपर लिमिट ऑन नंबर ऑफ इंट्रांस फ्रॉम यूके। ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से इसको पढ़ रहे हैं हम। तो इसमें क्या कहता है कि यूके से कोई काम करने भारत में आता है, ठीक है, तो कोई अपर लिमिट नहीं है, हाँ, आपको जितने नंबर ऑफ पीपल चाहे आ सकते हो आप, ठीक है। बट इंडिया ने क्या किया है, रेगुलेशन को अपने हाथ में रखा है, ठीक है। कैसे, क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड्स भारत बताएगा क्या करना है, कौन से आपको सर्टिफिकेट चाहिए इंडिया बताएगा, आपके पास क्या होना चाहिए डिग्री वगैरह,
तो इसलिए कहता है कि इंडिया कैन रेस्ट्रिक्ट एंट्री इन सम सेंसिटिव सेक्टर्स लाइक जैसे डिफेंस हो गया, हमारा एटॉमिक सेक्टर है। तो इस प्रकार इंडिया का एक फ्री हैंड नहीं दे रहा यूके को, एक रेगुलेशन के मोड में है कि इंडिया कह रहा है कि भाई अपर लिमिट नहीं है, जितने भी एम्प्लॉय चाहते हो आप यूके से भारत में काम करने आओ, बट लिमिटेशन कहाँ है, रेगुलेशन कहाँ है। तो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट कौन से होने चाहिए, और किस सेक्टर में आपको आना है, किस में नहीं आना है, वो कौन देखेगा, इंडिया डिसाइड करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, 8th क्या कहता है, देखिए कहता है इन एडिशन टू द ट्रेड एग्रीमेंट। यहाँ पे देखिए हमें कि ट्रेड एग्रीमेंट तो चलिए हो गया, ठीक है। कॉन्सेंसस मतलब एक आपस में एक डिसीजन लिया गया डीसीसी के बारे में। डीसीसी क्या होता है, यहाँ देखिए डबल कॉन्ट्रीब्यूशंस कन्वेंशन, इसके बारे में डिसीजन लिया गया। क्या भाई तय किया गया है, तो इसमें देखिए समझते हैं। डीसीसी होता क्या है ना, डीसीसी क्या होता है, प्रिवेंट्स पर्टिकुलर इस एफटीए के संदर्भ में समझेंगे, प्रिवेंट्स इंडिया यूके प्रोफेशनल्स, यहाँ देखिएगा प्रिवेंट्स इंडिया यूके, इंडिया और यूके के जो प्रोफेशनल्स हैं उनको बचाता है। कैसे, तो सपोज करें जो इंडिया के प्रोफेशनल्स अगर यूके में पोस्टेड है, जो यूके के प्रोफेशनल्स इंडिया में पोस्टेड हैं, तो कहता है फ्रॉम मेकिंग सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस इन बोथ कंट्रीज। इसमें कह रहा है कि अगर आप सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन लाइक पीएफ है जो भी है, आप अपने होम कंट्री में अगर आप कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो आपको जहां आप काम कर रहे हो वहां भी कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम भारत के हैं, यूके में जाके जॉब कर रहे हैं और वहां पे कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम वगैरह में, तो हमको अगर हम यूके में हैं, अगर इंडिया में हम कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोशल सिक्योरिटी वगैरह में, तो यूके में करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वही यहाँ पे कहता है कि भारत का कोई नागरिक यूके में काम करे, यूके का नागरिक भारत में काम करे, तो वो दोनों अपने अपने होम कंट्रीज में अगर सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो अदर कंट्रीज में करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इससे क्या होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा और रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ बिजनेस। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ देखिए ये है एक विजन 2035 डिफेंस रोड मैप है। ठीक है, डिफेंस रोड मैप है। इसमें देखिए क्या कहता है, और न्यू मोमेंटम है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन टू कंट्रीज ओवर कमिंग डेकेड वगैरह। इसमें क्या कहता है ना कि हम फोकस एरिया देखिए हमारा क्या होगा, जेट इंजन टेक्नोलॉजीज, जो हम पार्टनरशिप करेंगे, सीखेंगे। अगर हमें कुछ आता है उसको सिखाएंगे, उसको कुछ आता है हमको सिखाएगा, तो एक तरह का नॉलेज शेयरिंग वगैरह होगा, पार्टनरशिप होगी। किसके संदर्भ में, जेट इंजन टेक्नोलॉजीज है, इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम फॉर नेवल वेसल्स, एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और भी होंगे, बट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए जरूरी है, जो हम मेंस में लिख सकते हैं, वो ये है। अंडर वाटर सिस्टम्स है, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स, ये कुछ ऐसे चीजें हैं जिसमें हमने बनाया एक रोड मैप, हमें पार्टनरशिप करना है यूके के साथ और इन चीज़ों में हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, इसका देखिए इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, सिंपल सा इम्पैक्ट होगा कि इंडिया विल स्टार्ट मेकिंग इट्स ओन एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट। सिंपल सी बात है, इंडिया भी बनाना शुरू करेगा। सेकेंड है शेयरिंग हाई एंड टेक्नोलॉजीज। ठीक है, कि अगर उसके पास यूके के पास कुछ ज़्यादा टेक्नोलॉजीज हैं हमसे, तो हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। फिर कहता है बेटर मिलिट्री टीम वर्क, ये एक टर्म है, एग्जाम में आप इसको लिख सकते हो ऐसे ही, बेटर मिलिट्री टीम वर्क। इसका मतलब है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे हम, शेयर मिलिट्री बेसिस करेंगे, मिलिट्री टू मिलिट्री ट्रस्ट। ठीक है, इसको समझेंगे आगे हम कि ये तीन जो चीज़ें हैं ना, ये इंडो पैसिफिक में, जो रीजन इंडो पैसिफिक का, उसमें इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि यूके भी किसका पार्ट है, इंडो पैसिफिक का पार्ट है। आगे देखते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आत्मनिर्भर भारत जो है उसको बूस्ट मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 10th है, कहता है यहाँ देखिए इन फर्स्ट, पहली बार ऐसा हुआ है इंडिया ने किसी कंट्री को अलाउ किया है, गवर्नमेंट टेंडर्स जो आते हैं ना, जो सरकार द्वारा टेंडर निकलता है, उसमें आके आप बिड करो। ठीक है, तो यूके को इंडिया ने अलाउ किया है, बट कुछ इसमें लिमिटेशंस कुछ कहते हैं, उसको देखते हैं। तो यूके बेस्ड सप्लायर्स जो है आर नाउ अलाउड टू बिड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट टेंडर्स। ठीक है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के टेंडर्स के लिए वो अलाउ किए गए हैं, लोकल स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। देखिए इसमें कहता है उनको वैसे सेक्टर्स में टेंडर पे बिड करने को अलाउ किया गया जो नॉन सेंसिटिव है, लाइक ट्रांसपोर्ट है, इंफ्रा है, रिन्यूएबल सेक्टर है, एजुकेशन, हेल्थ, टेक्नोलॉजी वगैरह है। जो सेंसिटिव सेक्टर्स होते हैं ना, आगे देखेंगे हम, उसमें उनको अलाउ नहीं किया गया है
कि वो टेंडर लेके बिड कर सके। ठीक है, तो देखिए जैसे डिफेंस, एग्रीकल्चर, डेयरी वगैरह है, उसमें उनको इन्वेस्ट करने की का परमिशन नहीं दिया गया है। तो बेसिकली बात इसमें यही थी कि जो यूके, पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने किसी फॉरेन कंट्री को क्या किया है, अलाउ किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के टेंडर्स में बिड करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक लिमिटेशन देखिए क्या है कि जिसकी वैल्यू, वैसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिसकी वैल्यू 200 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, उसमें यूके आके बिड कर सकता है। वो लोकल गवर्नमेंट द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कोई टेंडर निकाला गया उसमें वो बिडिंग नहीं कर सकता। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखिए। अब आते हैं जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स। ठीक है, तो मेंस में तो ये चीज़ें जो हमने पढ़ी अभी, इसको हम आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा कि भाई टर्म्स क्या क्या हैं, उसके क्लॉजेस क्या क्या हैं एग्रीमेंट के। नहीं, क्वेश्चन तो कुछ अलग ही पूछता है। देखिए, तो इसमें पहला जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या पड़ा है, तो पहले हम देखेंगे इंडो पैसिफिक के टर्म में। इसमें कहता है यूके किसका पार्ट है, एक के यूएस का, नेटो का, और यूके इंडो पैसिफिक का भी पार्ट है। अब कहता है कि देखो, हम जानते हैं कि इंडो पैसिफिक में चाइना का एक वर्चस्व बढ़ता चला जा रहा है। तो भारत का जो एक कॉन्सेप्ट है कि मल्टीपोलैरिटी का, मतलब इंडिया चाहता है कि ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन ना हो जाए, एक कंट्री के इर्द गिर्द हम ना घूमे। तो इंडिया की जो ये सोच है, इसके लिए चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करना जरूरी है। ठीक है, तो यूके एक के यूएस का पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया, यूके यूएस जो एक ग्रुपिंग है, नेटो का पार्ट है, इंडो पैसिफिक का पार्ट है। अगर ठीक है, इसको हम कंबाइन करें, इंडिया का जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, ठीक है, मिला के चले हम, इसमें अगर हम ऐड करें हमारी जो मैरीटाइम स्ट्रैटेजी है, ठीक है, तो इनको मिलाकर के हम क्या कर सकते हैं, चाइना के इन्फ्लुएंस को हम इस रीजन में काउंटर बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, अगर इंडिया यूके से, अगर क्या मतलब उसने अग्रीमेंट कर ली है, तो चाइना का कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो हैम्पर होगा। ठीक है, वही कहना चाह रहा है कि यूके नेटो का भी पार्ट है, इंडो पैसिफिक का भी पार्ट है। तो इंडिया उससे अच्छा टर्म अगर बनाता है तो चाइना के इन्फ्लुएंस को उसको कम करने में हेल्प मिलेगी। ओके, आगे देखते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, डीपेंस इंडियाज इंटीग्रेशन विद वेस्ट पोस्ट ब्रेग्जिट। हमने देखा कि ब्रेग्जिट में क्या हुआ था, यूके निकल गया ईयू से। ठीक है, तो पहले जो भी एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, अलायंसेज हो रहे हैं, वो ईयू प्लस अदर कंट्रीज होते थे। ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन। बट उससे निकलने के बाद यूके को क्या चाहिए, एक रिलायबल पार्टनर्स की तलाश है। ठीक है, अब कहता है कि देखिए पहला क्या है, पोस्ट ब्रेग्जिट यूके वाज इन अर्जेंसी टू साइन सच ट्रेड डील स्पेशली अमिड ट्रम्प टैरिफ। देखिए बहुत सारे अब न्यूज में देखते होंगे कि ट्रम्प ने इस कंट्री पे इतना टैरिफ लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ठीक है, एक तो ये कारण। दूसरा कहता है कि यूके का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट करने के बाद में उसको एज सुन एज पॉसिबल कुछ ऐसे पार्टनर्स की तलाश है जिससे कि वो उसका जो डिपेंडेंस है डिफरेंट कंट्रीज पे वो खत्म हो जाए, वो भी एक सेल्फ पावर के रूप में अपने आप को ग्रो कर सके। ठीक है, अब कहता है इससे होगा क्या, तो इकोनॉमिक क्लोजनेस विद G7 कंट्री। क्या है, यूके क्या है, यूके एक G7 कंट्री है। ठीक है, तो हमारा एक कह सकते हैं ना कि हम इन्फ्लुएंस वहां भी जाएगा, हमारा इससे अच्छा टर्म बनेगा यूके से। यूके G7 का मेम, G7 क्या है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज उनका ग्रुप है। तो वहां पे अपनी बात हमको कुछ पहुंचानी है अगर, तो वो हम रख सकते हैं इस यूके के साथ जो हमारा अच्छा टर्म्स है उसके थ्रू। तो देखिए एक और यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाली बात है, यूके जो है ना फर्स्ट डेवलप्ड कंट्री बन गया है, फर्स्ट G7 कंट्री बन गया है, जिससे कि इंडिया ने सॉरी सेकंड, यहाँ पे फर्स्ट नहीं होगा, जापान भी है ना। तो यूके जो है पहला वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्री बन चुका है, जिससे कि इंडिया ने, यहाँ पे डाल देते हैं वेस्टर्न, है ना, जिससे कि इंडिया ने क्या FTA साइन करा है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि G7 में भी थोड़ा बहुत हमारा इन्फ्लुएंस बन सकता है यूके के माध्यम से। ठीक है, अब देखिए रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन चाइना लेड सप्लाई चेन्स। हमने कल के आर्टिकल में देखा था कि कैसे जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसके लिए हम कंप्लीटली इंपोर्ट डिपेंडेंट है, और जो क्रिटिकल मिनरल्स का जो प्रोसेसिंग होता है 90% कहाँ होता है, चाइना में होता है। ठीक है, तो और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, चाइना इसमें लीड करता है, लाइक सेमीकंडक्टर्स। देखिए सेमीकंडक्टर्स है, तो इन चीज़ों में ना हम डिपेंडेंट है, हम क्या मतलब ऑलमोस्ट ऑल द मेजर कंट्रीज जो है वो चाइना पे डिपेंडेंट है। तो इस FTA से क्या होगा, फैसिलिटेट्स ट्रस्टेड ट्रेड कॉरिडोर्स फॉर क्रिटिकल सेक्टर्स लाइक फार्मा, सेमीकंडक्टर, ग्रीन टेक। इसका मतलब ये, एक सेकेंड, ये वाया शेयरिंग नॉलेज हम क्या कर सकते हैं
कि हमको पता है कि हम यहाँ पे कमज़ोर हैं, हमें पता है कि हम इन चीज़ों पे कमज़ोर हैं, तो हम मिल करके इसका एक सोल्यूशन निकाल सकते हैं। जो टेक्नोलॉजीज रिक्वायर्ड हैं लाइक फॉर प्रोसेसिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स हो गया, फॉर मेकिंग सेमीकंडक्टर्स हो गया, तो हम लोग मिल करके क्या कर सकते हैं, इसका एक तोड़ निकाल सकते हैं जिससे कि चाइना पे डिपेंडेंस हमारा कम हो जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए ये कहता है ग्लोबल नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन। तो ग्लोबल साउथ क्या होता है, ग्लोबल नॉर्थ क्या होता है? तो ज्योग्राफिकली हम देखते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न नहीं, वो नहीं होता है। ग्लोबल नॉर्थ का मतलब है जो डेवलप्ड कंट्रीज जनरली, ग्लोबल साउथ का मतलब होता है वैसी कंट्रीज जो लेस डेवलप्ड है इकोनॉमिकली, जिनकी ऐसी हिस्ट्री रही है कि वो कभी न कभी किसी न किसी कंट्री की कॉलोनीज रही है। ठीक है, तो उनका ग्रुपिंग को हम बोलते हैं ग्लोबल साउथ। भारत भी किसका पार्ट है? ग्लोबल साउथ का पार्ट है। यूके किसका पार्ट है? ग्लोबल नॉर्थ का पार्ट है। तो इंडिया चाहता है, भारत चाहता है कि ग्लोबल साउथ का जो ग्रुप है ना, उसमें उसका एक इन्फ्लुएंस बने, है ना, उसमें उसका एक इन्फ्लुएंस बने। तो भारत एक ग्लोबल नॉर्थ की कंट्री के साथ ट्रीटी कर रहा है, वो भी एफटीए कर रहा है। इसका मतलब सोचिए कि भारत का इंपॉर्टेंस क्या है। भारत एक ग्लोबल साउथ की कंट्री होते हुए इतना इंपॉर्टेंट है कि उससे यूके जैसी कंट्री फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रही है। ठीक है, तो बेनिफिशियल फॉर इंडिया पोजीशन एज अ लीडर इन ग्लोबल साउथ, इसका ये मतलब है। ठीक है, एग्जाम में इसको आप ऐसा लिख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इम्पैक्ट ऑन रिलेशनशिप्स, है ना, विद कंट्रीज लाइक चाइना, यूएसए। ओके, तो यूएस पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, प्रोबेबल देख लेते, एग्जाम में कहीं पूछ दे। देखिए पहला है इंडिया यूके एफटीए रीइंफोर्सेस इंडियाज इमेज एज रिलायबल रूल बेस्ड ट्रेडिंग पार्टनर। ठीक है, तो इंडिया का ऐसा पहला एग्रीमेंट है जो किसी वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्री से उसने एफटीए साइन किया है, तो उसकी एक इमेज ऐसी बनती है कि इंडिया एक रिलायबल रूल बेस्ड पार्टनर है। ठीक है, इससे अगर इससे क्या होगा, इंडियाज बार्गेनिंग पोजीशन दिख रहा है ना, एक सेकंड, हाँ, बार्गेनिंग पोजीशन इन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट डील्स विद, इसमें कहता है कि इंडिया को एक तरह का लेवरेज मिल सकता है इस चीज से कि वो अच्छा डील स्ट्रक कर सके यूएसए के साथ, इन फ्यूचर कुछ उसको करना हो तो। ठीक है, देखिए अब क्या कहता है कि ये जो एफटीए हुआ है अलायंस विद इन यूएस इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क है। इसका उद्देश्य क्या है? प्रमोटिंग सिक्योर रिजिलियंट सप्लाई चेन्स। ठीक है, एफटीए जो ये हुआ है ना, ये अलाइन कैसे करता है? तो एफटीए का भी क्या है, सप्लाई चेन्स क्या होता है, जैसे कि हमारे पास कोई चीज़ है, हमें उसको एक्सपोर्ट करना है कंट्रीज में, बट ड्यू टू हाई टैक्स, ड्यू टू सम रेगुलेशन उसको हम नहीं कर पा रहे एक्सपोर्ट। उससे क्या है कि हमें भी नुकसान हो रहा है, सामने वाली कंट्री को भी नुकसान हो रहा है। तो उसी को उन चीज़ों को भी रिड्यूस किया गया है। और यूएस इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है, इसका भी विजन क्या है? प्रमोशन ऑफ रिजिलियंट सप्लाई चेन्स। तो कहता है कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में इनके जो स्कोप है, जो मोटिव है, वो अलाइन करता है। ठीक है, यहाँ देखिए नेक्स्ट कहता है यूके एंड यूएसए क्या है? क्लोज एलाइज है। यूके यूएस क्या है? अच्छे दोस्त हैं। एफटीए विल हेल्प इन रिड्यूसिंग बैरियर्स विद यूएस इन लॉन्ग टर्म। तो कहते हैं इसमें जिस तरह से हमने देखा कि यूके का हेल्प लेके हम G7 में अपनी एक आवाज को रख सकते हैं, उसी तरह कहता है कि यूके एंड यूएसए आर क्लोज एलाइज। ठीक है, तो हम इस चीज का फायदा वहां भी उठा सकते हैं अगर कुछ है, जैसे कि हमें कुछ स्ट्रेटेजिक बैरियर्स अगर समझ आती हैं, तो उसको यूएस से हम यूके की हेल्प से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिकली जियोपॉलिटिकल ये इम्पैक्ट पड़ता है इस एफटीए का इंडिया के साथ, जो रिलेशन है यूएस का उस पर। ठीक है, अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ देखिए चाइना, तो ये जो एफटीए हुआ है अगेन, तो चाइना पे क्या इसका थोड़ा बहुत असर देख लेते हैं। तो एड्स प्रेशर ऑन चाइनाज डोमिनेंस इन ग्लोबल सप्लाई चेन्स। हमने देखा कि सेमीकंडक्टर हो, फार्मा हो, क्रिटिकल मिनरल्स हो, कुछ भी हो, चाइना जो है वो डोमिनेट करता है। तो चाइना को लग रहा है धीरे धीरे कि जो अदर कंट्रीज हैं वो इस प्रोसीजर में आगे बढ़ रही हैं कि उसके इस सप्लाई चेन वाले डोमिनेंस को कम किया जाए। ठीक है, तो एक काइंड ऑफ हल्का सा प्रेशर चाइना पे बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है रीइंफोर्सेस इंडियाज चाइना +1 स्ट्रैटेजी। इसमें क्या है, ये जो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है ना, इसका मतलब होता है कि ये एक तरह का ग्लोबल मूवमेंट है बाय कंट्रीज एंड कंपनीज टू रिड्यूस देयर रिलायंस ऑन चाइना बाय शिफ्टिंग देयर सम ऑपरेशंस टू अदर कंट्रीज। इसमें कहता है कि कुछ ऐसे देश हैं, कुछ कंपनीज हैं, तो चाइना में चूंकि पॉपुलेशन ज़्यादा, चीप लेबर जो भी है, बहुत सारी सुविधा है, मिनरल्स का भंडार है वहाँ पे, तो कंपनीज को लगा धीरे धीरे कि हम भैया चाइना पे ज़्यादा ही डिपेंडेंट हो गए हैं। ठीक है, तो एक तरह का चाइना को लेवरेज मिल रहा है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसको शिफ्ट करेंगे पूरी तरह, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके क्या करेंगे, अदर कंट्रीज की तरफ अपना कुछ ऑपरेशन हम शिफ्ट करेंगे।
तो इंडिया क्या करना चाहता है, चाइना +1, इंडिया चाहता है कि चाइना से जो भी चीज़ें डाइवर्ट हो रही हैं तो इंडिया उसको कैच कर ले, ठीक है, वो बिजनेस, वो कंपनीज कहाँ भारत में आए, ठीक है। तो ये जो है ना वो इस चीज़ से जो FTA हुआ है, काइंड ऑफ कह सकते हैं कि वो इससे भी इसको भी प्रमोट करता है, ठीक है। जो चाइना के लिए ये भी चीज़ सही नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट कहता है कंक्लूजन। अगर आंसर राइटिंग में आता है ऐसा कुछ क्वेश्चन तो हम इसको कुछ पॉइंट्स हैं, इसको देख लीजिएगा। जैसे कि ये जो FTA है, नॉट जस्ट अ टैरिफ रिडक्शन डील, सिर्फ टैरिफ घटाने का डील नहीं है, इट रिफ्लेक्ट्स इंडियाज इवॉल्विंग ट्रेड डिप्लोमेसी, ठीक है। कैसे बताता है, तो इंडिया इज नो लॉन्गर जस्ट रिएक्टिंग टू द ग्लोबल ऑर्डर बट इट्स एक्टिवली रीशेपिंग इट। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको अपने आंसर में लिख के आप अच्छे से उसको कंक्लूड कर सकते हो। तो इस टॉपिक में इतना ही है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला जो है हम देखेंगे 26 जुलाई का जो डिस्कशन करेंगे उसमें इस दिन जो 25 को जो कुछ 1-2 छोटे मोटे न्यूज़ आए थे उसको भी इसमें भी कवर कर लेंगे हम। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।